आज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की आर्थिक प्रगति, तेज विकास दर के संकेत दर और स्थिरता का संतुलन। देखिए, भारत सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। ये आंकड़े जुलाई 2025 में यानी कि इसी जुलाई में जारी किए गए हैं। अब इसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे। पहले तो ये आंकड़े कब जारी किए गए? जुलाई 2025 में भारत सरकार के द्वारा जारी आंकड़े किए गए हैं। अब इसमें देखिए, अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% अनुमानित है। यानी कि जो आपका पिछला वित्त वर्ष है, पिछला वित्त वर्ष 2024-25 में जो फाइनेंशियल ईयर, जिसको क्या कहा जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत में आर्थिक वृद्धि दर यानी कि जीडीपी का अनुमान 6.5% लगाया गया है। ये अगर सवाल पूछ सकता है भारत सरकार ने कितना अनुमान लगाया है जुलाई 2025 के जारी आंकड़ों के अनुसार, तो 6.5%, जो कि सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च है। यानी कि जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें सबसे अधिक वृद्धि दर भारत की रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अब आरबीआई का भी ये देखिए अनुमान एस्टिमेट होता है। आरबीआई ने भी लगभग बताया कि यही 2025-26 में भी यही जीडीपी में वृद्धि दर रहेगा। 2024-25, 2000 इस तरीके से 25-26 फाइनेंशियल ईयर में भी यही लगभग वृद्धि दर रहने का अनुमान है, 6.5% की। अब ये भारत सरकार का आंकड़ा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है, और ये आरबीआई का आंकड़ा है। आरबीआई ने भी ये अनुमान बताया है। स्मरणीय तथ्य में देख लेते हैं कुछ क्या क्या है महत्वपूर्ण। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को ना संयुक्त राष्ट्र ने क्या बताया, उज्ज्वल बिंदु बताया। ये बताया उज्ज्वल बिंदु, यानी कि जो इसकी वृद्धि दर है ना, उसके आधार पर क्या बताया, उज्ज्वल बिंदु बताया। बस इसमें इतना ही याद रखना है। अब इस लाइन में कुछ नहीं याद रखना है। सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल एफडीआई, एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको कहा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है। देखिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे देश की अर्थव्यवस्था लोगों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा जो घरेलू देश में पूंजी लगाई जाती है, पूंजी का निवेश किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? एफडीआई। यानी कि विदेशियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निवेश किया जाता है किसी देश में, उसको ही क्या कहा जाता है? एफडीआई कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल एफडीआई का 19%, कुल एफडीआई का 19% केवल किस क्षेत्र में आया है? सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में आया है। जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, और आपका औद्योगिक क्षेत्र हो गया। इस तरीके से कई तमाम क्षेत्र होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र हो गया, डिफेंस हो गया, सेक्टर हो गया, ऐसे तमाम क्षेत्र होते हैं। तो सबसे अधिक जो है एफडीआई भारत में आया है, वो किस क्षेत्र में आया है? सर्विस सेक्टर में, यानी सेवा क्षेत्र में आया है। अगर 100% मान लेते हैं एफडीआई आई है, तो 100% में से 19% केवल सर्विस सेक्टर में आया भारत का। अब देखिए, दूसरा क्या है, 16% व्यापार में आया, सॉरी, 16% कंप्यूटर और हार्डवेयर का स्थान आया है। और तीसरा जो सबसे अधिक आया है एफडीआई, किस क्षेत्र में आया? व्यापार में आया। पूछ सकता है जैसे कि जो है 2024-25 वित्त वर्ष के दौरान सब सर्वाधिक एफडीआई किस क्षेत्र में आया है, यानी कि आकर्षित किया है? सबसे बड़ा एफडीआई क्षेत्र आकर्षित करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे इसमें से? सर्विस सेक्टर। अगर इसको जो है लगा क्रम से लगाने के लिए आ जाएगा, तो आप लगाएंगे सबसे ज्यादा जो सेवा क्षेत्र, एफडीआई। आप ऐसे करके क्रम से लगा सकते हैं। याद रखना है यहाँ पर, जैसे एफडीआई,
एफडीआई अंतर प्रवाह है। यहाँ पर अंतर प्रवाह का मतलब ये अपने देश में आया है, दूसरे देश से अंदर आया है, इसको इनफ्लो भी कहा जाता है, इनफ्लो इंग्लिश में कहा जाता है। एफडीआई एफडीआई अंतर प्रवाह वाले शीर्ष क्षेत्र, ये शीर्ष क्षेत्र अगर ऐसे पूछ सकता है तो आप क्या बताएंगे? सबसे अधिक सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्षेत्र, ये हो गया। और इसका तीसरा है क्या है आपका, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 8% क्या है? व्यापार यानी कि ट्रेडिंग, ये हो गया। ये इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसमें से एक याद कर लीजिए कि सेवा क्षेत्र में कितना आया, 19% आया। ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। अब आगे देखिए, इस लाइन में दिया है यही कि अब जो एफडीआई आता है ना पूरे संसार से, पूरे विश्व से भारत में, तो उसमें कुछ प्रमुख देश होंगे जहाँ से एफडीआई ज़्यादा आता है, इनफ्लो कैपिटल का इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ज़्यादा वहाँ पर पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट। तो ये देश कौन से हैं? देखिए 5 शीर्ष देश है। सबसे अधिक कहाँ से आ रहा है? तो सिंगापुर से आ रहा है। दूसरा कौन सा है? तो मॉरिशस है। तीसरा यूएसए है। तीन याद रख लीजिए, तीन में काम हो जाएगा। अगर सवाल पूछेगा बिल्कुल क्रम से लगाने के लिए आएगा तो यही पूछेगा आपका जो है। तीन है, सिंगापुर सर्वाधिक है, फिर मॉरिशस है, फिर आपका यूएसए है। इतना याद कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए बान ये आप याद कर सकते हैं कि सिंगापुर का लगभग हिस्सा 1/3 है, 30% है। अब चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में देखिए जो आंकड़ा है ना, ये सब किसका है? 2024-25 का है। 2024-25 में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी वाले 5 क्षेत्र, वही हो गया जो भी हम लोगों चर्चा ऊपर किया। अगला यहाँ पर देखते हैं, वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी वाले। अब फिर यहाँ पर सवाल बन सकता है कि पूरे देश में एफडीआई तो आ रहा है, किस किस क्षेत्र में कितना आया है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित करने वाला क्षेत्र है। लेकिन अब यहाँ पर भी सवाल बनता है किस स्टेट ने सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित किया है। तो अगर स्टेट की बात करें तो सबसे अधिक जो आकर्षित किया है ये महाराष्ट्र ने किया है। ठीक, राज्य में देखा जाए तो सबसे अधिक इक्विटी प्रवाह यानी कि एफडीआई इनफ्लो महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, फिर कर्नाटक के बाद आपका जो है दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, ये तीन, महाराष्ट्र, आपका कर्नाटक, दिल्ली, तीन राज्य याद रखेंगे तो आपका आसानी से अगर सवाल भी आएगा तो सब पूछेगा। सवाल क्या बनेगा कि 2024-25 वित्त वर्ष में सर्वाधिक एफडीआई अंतर प्रवाह वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, यानी कि जो कुल देश में एफडीआई का अंतरण हुआ है उसमें सबसे अधिक जो हिस्सा या हिस्सेदारी तो महाराष्ट्र का है, फिर कर्नाटक का, और फिर आपका दिल्ली है। अगर पूछ लेगा कि किन शासित प्रदेश में सबसे पहला कौन है तो आप भी यही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली। अब अगला देखते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। 20 जून 2025 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 657.9 बिलियन यूएस डॉलर। ये जो सिंबल बना है इसका मतलब क्या है? यूएस डॉलर। ये डॉलर का सिंबल है। डॉलर का सिंबल ऐसे बनता है, यस के ऊपर से ऐसे क्रॉस हो जाता है, ये डॉलर होता है क्योंकि यूएस यहाँ पर लिखा है, यूएस डॉलर हो गया। के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। देखिए जून 2025 का ये आंकड़ा है 657.9, यानी कि 698 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? जो है भारत सरकार का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुद्रा संबंधित भंडार है, जिसमें डॉलर, एन, आपका इस तरीके से तमाम जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा शामिल रहती है। उसका एक आप कह सकते हैं फंड रहता है गवर्नमेंट का। और ये इसी में से जो है, जैसे जो भारत सरकार आयात करेगी तो आयात के लिए जो पैसा जाएगा इसी से दिया जाएगा, और जो भारत सरकार निर्यात करेगी, निर्यात से जो पैसा इनफ्लो आएगा उनका मार्जिन में ही रखा जाता है।
यह भंडार 11 माह से अधिक के वस्तुगत आयात को पूरा करने हेतु पर्याप्त है। यानी कि इस इतना जो भंडार है भारत के खजाने में, इससे 11 माह तक भारत जो है अपना आयात पूरा कर सकता है। जो भी भारत को दूसरे देशों से या विश्व से आयात करनी होती है, उसका जो है बिल यहाँ से दे सकते हैं। उतना पैसा है कि 11 माह का खर्चा भारत का चल सकता है। देखिए, अब जब 1991 में बहुत जो है एलपीजी आया था ना, एलपीजी मॉडल, तो 1991 भारत की जो इकोनॉमी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, आर्थिक दशा बहुत खराब थी। तो उस समय मात्र 15 दिन के जो है 15 दिन के लिए पैसा बचा था भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में, जिससे केवल 15 दिन का आयात और निर्यात किया जा सकता था भारत का। इतनी खराब कंडीशन हो गई थी। उसके बाद ही जो है भारत में आर्थिक सुधारों के लिए कदम उठाए गए, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की थी, और उसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कांग्रेस की सरकार थी। 1991 की ये बात है। इसी को एलपीजी मॉडल कहा जाता है। एलपीजी मॉडल में तमाम तरीके से आर्थिक सुधार किए गए थे। बस इसको यहाँ पर नहीं देखना है। आ गया 10 और 2000, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होता ना। सेवाओं का निर्यात एक प्रमुख योगदानकर्ता बना हुआ है। यानी कि जितने भी निर्यात होते हैं ना, उसमें सर्विस का एक्सपोर्ट सबसे जो प्रमुख है भारत में। अब अगला देखते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसटी का रिकॉर्ड सकल संग्रह, यानी कि जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है ना, ये वित्त वर्ष 2024-25 में कितना हुआ है, यही यहाँ पर दिया गया है। जीएसटी जब लागू हुआ था, जो 1 जुलाई 2017 को, और तब से लेकर के 1 जुलाई 2025 तक 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसने क्या किया था, इसने जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, उन सबको रिप्लेस कर दिया था, एक साथ रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई थी जीएसटी को लेकर के। वही यहाँ पर लिखा गया है। 1 जुलाई 2017 को शुरू किए गए जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों के मकड़जाल को हटाकर उसकी जगह एकल एकीकृत प्रणाली को स्थापित किया गया, जिसको कहा जाता है जीएसटी। जीएसटी जीएसटी का मतलब क्या हुआ, जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया ये। कब शुरू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को भारत में। और भारत में जो जीएसटी लागू किया गया है ना, वो फ्रांस के जो है कॉन्सेप्ट पर लागू किया गया। फ्रांस में जीएसटी लागू था, उसी के अनुसार भारत में भी इसको लागू किया गया। वहां से बहुत सारी चीजें कॉपी की गई। देखिए, जीएसटी का 30 जून 2025 को भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में जीएसटी का सकल संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया। ये बस यही याद रखना है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा, तो 22.08 लाख करोड़ रुपए, जो कि वर्ष दर वर्ष के आधार पर 9.4% वृद्धि को दर्शाता है। बस ये याद रखना है कि पिछले वित्त वर्ष में कितना रहा, तो 22.08। जीएसटी 2.0 लाया गया है, जो कि 22 सितंबर से लागू। अब इसमें जीएसटी की केवल दो मूलभूत दरें शामिल की गई है। दो दरें कौन कौन सी है, तो ये 5% और 18%, ये दो दरें शामिल की गई है। बाकी पहले क्या था, 12% भी था और 28%, इनको हटा दिया गया। एक और रखा गया है, एक आप कर सकते हैं, एक और स्तर आप 40%, कुछ कुछ चीज़ों पर 40% है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो 5% और 18%, दो दरें महत्वपूर्ण है। देखिए, 2023-24 के दौरान जीएसटी का संग्रह इतना था। बस इतना ही चीज देखना है इसमें, आगे और कुछ नहीं देखना। भारत का विदेशी ऋण मार्च अंत 2024, यानी कि विदेशी ऋण कितना है भारत का, ये आंकड़ा आया है मार्च 2024, 2025 में ये आंकड़ा दिया गया है।
आरबीआई द्वारा 27 जून 2025 को भारत का विदेशी ऋण मार्च अंत 2025 अनंतिम, ठीक है, ये प्रोविजनल है, अंतिम नहीं है, अनंतिम रिपोर्ट जारी किएगा जो संदर्भ में आंकड़े दर्शाते हैं। देखिए, जो भी ऋण है उसमें 10% से अधिक वृद्धि हो गई है, पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक जो है ऋण हो गया है। ऋण का मतलब ये है जो भारत सरकार ना दूसरे देशों से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इस सब तमाम तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक संस्थाएं होती है ना, इनसे जो लोन लिया जाता है उसको वाह्य ऋण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाह्य ऋण या विदेशी ऋण उसको भी कहा जाता है यहाँ पर। अब आंतरिक ऋण क्या होता है? जब सरकार देश के भीतर ऋण लेती है, लोन लेती है, उसको आंतरिक ऋण कहा जाता है, और जो विदेशों से लिया जाता है वो क्या हो गया? विदेशी ऋण। अब ये जो मार्च 2025 में इतना है, ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा है? तो 10.1% अधिक है, यहाँ पर बस इतना जानना। अब जो ऋण लिया गया है ना, उसमें क्या क्या है? देखिए, अमेरिकी डॉलर में भी ऋण लिया जाता है, रुपया में भी लिया जाता है, जापानी येन में भी लिया जाता है, एसडीआर भी। सबसे अधिक जो किस में लिया गया है भारत का जो विदेशी ऋण है, वो है डॉलर में, 54% है, किसमें? डॉलर में। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमान 2024-25। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमान 2024-25, ये क्या है? 30 मई 2025 को ईएनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ का मतलब होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थिर मूल्य आपका कितना है? 2011-12। भारत में जो जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं वो उसके लिए आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। एवं वर्तमान की कीमतों पर व्यय घटकों के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का अनंतिम अनुमान, ये प्रोविजनल है यानी कि अंतिम नहीं है, जारी किया गया। साथ ही 2024-25 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च के लिए भी जीडीपी का अनुमान जारी किए गए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार स्थिर वर्ष या स्थिर कीमतों पर वित्त वर्ष 2024-25 24-25 में प्रोविजनल एस्टीमेट, पी का मतलब प्रोविजनल एस्टीमेट होता है, यहाँ पर देखिए प्रोविजनल एस्टीमेट्स जारी किया गया, यानी कि इसको क्या कहा जाएगा हिंदी में? अनंतिम अनुमान, यानी कि अंतिम नहीं है, इसके बाद अंतिम आएगा। जीडीपी वृद्धि दर यही है। देखिए अभी हम लोगों ने जो इसमें भी पढ़ा था, यूएनओ ने भारत के लिए, यूएन ने कितना लगाया? 6.5% 2024 में जो जीडीपी वृद्धि का अनुमान, अभी हम लोगों ने इसी लेक्चर के शुरू में पढ़ा था सबसे ऊपर, जीडीपी का अनुमान कितना लगा? 6.5%। वैसे ही जो है आरबीआई ने भी अनुमान लगाया था, आरबीआई ने भी कितना लगाया? 6.5% रहेगा भारत में वृद्धि दर। तो यही चीज यहाँ पर भी है, इसलिए याद करना यहाँ पर आसान है। वित्त वर्ष 2023-24 ये फाइनल फाइनल रिवाइज एस्टीमेट है, इसका मतलब एफआरई का मतलब फाइनल, अंतिम अंतिम संशोधित आंकड़े, ठीक है, कितना रहा है?
9.2% अनुमानित रहा है 2023-24। 2024-25 का कितना रहा 6.5, और 2023-24 का कितना रहा 9.2। वित्त वर्ष 2024-25 फिर यहाँ प्रोविजनल एस्टिमेट हो जाएगा। अब देखिए अगले वर्ष के लिए कितना है 9.8%। ये नहीं याद रखना होगा ये, क्योंकि क्या है नॉमिनल है। नॉमिनल हम लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नॉमिनल क्या रहता है ना कि मौद्रिक रहता है, उतना ही एक्चुअल आंकड़ा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर अगर जीडीपी में वृद्धि अनुमान देखा जाएगा, जीडीपी में वृद्धि दर 2024-25 तो कितना है 2024-25 6.5%। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए चलिए इसमें है, आप इसमें होगा देख लेते हैं इसी ग्राफ में। अच्छा इसमें हिस्सेदारी दिया, इसमें नहीं। तो एक देख लीजिए, इधर कर लेते हैं वर्ष और इधर कर लेते हैं जीडीपी। वर्ष देखिए 2024-25 में कितना है तो जीडीपी 6.5%। 6.5%। ये याद रखना है। 2023-24 में कितना है तो 9.2%। ये क्या है नॉमिनल है, ये इम्पोर्टेंट है, बस एक डाटा याद रखिए और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए एक चीज ये इम्पोर्टेंट है ना कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है, यहाँ पर देखिए 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि क्षेत्र आता है, कृषि क्षेत्र, अन्य संबंधित क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे मत्स्य वानिकी भी आ जाता है, और अन्य सारे खनन उत्खनन भी आ जाते हैं। ये द्वितीय क्षेत्र में मेन क्या आते हैं, उद्योग आते हैं, उद्योग क्षेत्र कहा जाता है इस। और तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि भारत में जितनी इनकम आ रही है ना, तो इन्हीं क्षेत्रों, तीनों क्षेत्रों से आ जाएगी। तो ये पूछा जाता है किस क्षेत्र का कितना योगदान है भारत की जीडीपी में या भारत की इनकम में। ठीक, तो आप यहाँ ये याद रख सकते हैं कि सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। वो कितना होता है, 55% होता है। कितना, 55%। देखिए ये साल दर साल घटता बढ़ता रहता है। 2024-25 का आंकड़ा हमको यहाँ पर देखना है, 55% है। कितना परसेंट, 55%। द्वितीय क्षेत्र का देखिए, एक तो पहले तीसरा याद कर लीजिए, 55% बहुत आसान है। और प्राथमिक याद कर लीजिए, ये कितना है 19.7%। 19.7% है। तो ये आप लगभग कितना मानकर चलते हैं, 20% लगभग है योगदान कृषि क्षेत्र का। यानी कि अगर भारत की इनकम 100 रुपए है ना टोटल, तो 100 रुपए में से सबसे ज्यादा 55 रुपया कहाँ से आ रहा है, जो लोग सर्विस कर रहे हैं सेवा क्षेत्र से आ रहा है। ठीक, दूसरा उद्योग से आ रहा है जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। और तीसरा यहाँ पर क्या है 19.7 एग्रीकल्चर सेक्टर से यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है। तो पहला ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पर, कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है भारत की जीडीपी या राष्ट्रीय आय में, तो 19.7% ये आंकड़ा कब का है 2024-25 का है। तृतीय क्षेत्र सेवा 55 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद 100 में से घटा देंगे, जो आएगा तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो याद रखना है यहाँ पर 2024-25 में, ठीक, तब जो है एग्रीकल्चर
इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 19.7%। 19.7%। उसके बाद सेवा क्षेत्र याद कर लीजिए, आपका हो जाएगा 55%। ये दो तीन चीजें याद रख लीजिए बस। यहाँ पर देखिए वही लिखा है। नॉमिनल तो कितना है? नॉमिनल 9 पॉइंट कुछ माना गया है, लेकिन जो वास्तविक जो है वृद्धि दर जीबीए में 6.4% है। तो ये वास्तविक ही पूछा जाता है, नॉमिनल नहीं पूछा जाता। अब अगला देख लीजिए। भारत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, भारत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये क्या है? अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सबसे पहले इसको देखते हैं। जब किसी योजना के लाभार्थी को योजना का लाभ सीधे उसको ही मिले, योजना का लाभ सीधे उसको ही हस्तांतरित किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, तो उसको ही कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप कह सकते हैं किसी भी योजना का जो लाभार्थी होता है, अगर उस लाभ का पैसा अगर उसे उसके खाते में सीधे दे दिया जाए तो इसको ही कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एलपीजी है। एलपीजी है यानी कि सिलेंडर है एलपीजी। जब आप एक सिलेंडर लेने जाते हैं तो जो सब्सिडी का पैसा रहता है, उस सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आता है, आपके सीधे डायरेक्ट खाते में आता है। जो भी होगा 60 70 80 100 रुपए जो भी है, आपके खाते में डायरेक्ट हस्तांतरित किया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। तो इसी यहाँ पर इसको ही क्या कहा जाता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कल्याणकारी दक्षता में वृद्धि, इससे क्या हुआ है? भारत में पहले ये व्यवस्था नहीं थी। भारत में पहले ये जो लाभ था सीधे लाभार्थी को नहीं दिया जाता था, तमाम अधिकारियों के द्वारा तमाम लोगों से होते हुए तब वो व्यक्ति तक पहुंचता था, तो इससे उसको पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब बाद में क्या किया सरकारों ने? इसमें सुधार किया। आज से लगभग 2012-13 के आसपास जो इसमें बहुत सारे सुधार किए गए, तो उसमें ये किया गया कि अब पैसा सीधे व्यक्ति के खाते में भेजा जाएगा, जिससे पैसे में इसके जो लाभ में लीकेज ना हो, पैसा इधर उधर कहीं जाने ना पाए। तो अब ये जो सरकार ने सुधार किया, सुधार करने के बाद ना बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई। पैसा अब लीकेज कम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंच रहा है, पैसे का वेस्ट नहीं हो रहा है। पहले पहले पैसा इधर उधर चला जाता था। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, क्या है उसमें, कुछ फायदा मिला है कि नहीं मिला है, कुछ पैसे बचे हैं कि नहीं बचे हैं। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा किए गए एक नए मात्रात्मक मूल्यांकन के मुताबिक भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रणाली ने इस कल्याणकारी वितरण में रिसाव को लेकर, ठीक रिसाव को लेकर देश को अनुमानित 3.48 लाख करोड़ रुपए 3.48 लाख करोड़ रुपए मार्च 2023 तक बचाने में मदद की। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए बचाया गया इससे पैसा, इस तरीके से सुधार करके। इसमें बस यही याद रखना है जेएम ट्रीटी, ये क्या है? जेएम ट्रीटी क्या है? जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, जेएमटीटी। देखिए ये सवाल पूछा भी था कई एग्जाम में। जेईएम
ये ट्रिटी क्या है? ट्रिनिटी। ठीक, JM इसका मतलब क्या है? JM का मतलब जन धन। ए से मतलब आधार, और एम से मतलब मोबाइल। ये तीन चीजें अगर हैं व्यक्ति के पास, तो उसको डीबीटी का फायदा मिल सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो जनधन का खाता होना चाहिए, और दूसरा उस खाते को आधार से लिंक होना चाहिए, और उस खाते से मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सीधे लाभ लाभार्थी को दिया जाएगा। बस ये इतना याद रख लीजिए। अब चलिए अगले में क्या दिया गया। अभी देखिए, हमने बताया डीबीटी जो युग है ना, कब से शुरू हुआ है? 2014 से लगभग शुरू हुआ है। उसके पहले का जो युग होता था, डीबीटी पूर्व युग कहा जाता था। बहुत सारे खर्चे हुए, बहुत सारे करप्शन में अधिकारियों ने पैसे इधर उधर खाए, लोगों को नहीं मिल पाए पैसे। उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 10 वर्ष पूरे हुए, तो ये शुरुआत कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015। ठीक, 8 अप्रैल 2015 को। अब ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री योजना एक ऋण सहायता ऋण सहायता योजना है। यानी कि इसके द्वारा जो छोटे कारोबारी होते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं ना, उनको लोन की सुविधा दी जाती है। उनको क्या दिया जाता है? लोन की सुविधा दिया जाता है। अब ये लोन जो कई तरीके से दिया जाता है, कई वर्गों में दिया जाता है। इनके 4 वर्ग बनाए गए हैं। जैसे 0 से 50,000 तक अगर लोन दिया जाएगा, 0 से 50,000 रुपए तक लोन, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? शिशु लोन कहा जाता है। शिशु लोन। इसी तरीके से 50,000 से 5 लाख तक 5 लाख तक का जो लोन दिया जाता है, उसको कहा जाता है यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा जाएगा 0 से 50,000। ठीक, 50,000 तक ये क्या कहलाता है? ये शिशु लोन कहलाता है। शिशु। इसके अलावा 50,000 से 5 लाख तक जो लोन दिया जाता है, उसको कहा जाता है किशोर लोन। किशोर। अब 5 लाख से 10 लाख तक ये जो दिया जाता है, उसको कहा जाता था तरुण लोन। क्या कहा जाता है? तरुण लोन। अब 10 लाख से प्लस अधिक का जो लोन दिया जाएगा, 20 लाख तक दिया जाएगा, उसको अब कहा जाता है तरुण प्लस। ये तरुण प्लस ये पहले नहीं था। जब योजना लॉन्च किया गया था, तो 10 लाख तक ही लोन देने का प्रावधान था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कर दिया है 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक की। तो 4 श्रेणियां हो गई हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ना जो लोन दिया जाता है, वो क्या होता है? प्रतिभूति रहित लोन। प्रतिभूति रहित लोन या ऋण कहेंगे इसको। प्रतिभूति रहित, यानी कि इसको कहा जाता है कोलेट्रल फ्री। कोलेट्रल फ्री लोन। सीधे सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि इस लोन के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं रखा जाता। कोई सिक्योरिटी नहीं रखा जाता। जैसे आपका जमीन वमीन गिरवी नहीं रखा जाएगा,
मकान वकान किसी प्रकार का गिरवी नहीं रखा जाएगा, आपको लोन दे दिया जाएगा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अभी आप ऐसे ही बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कोलेटरल के रूप में रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोलेटरल नहीं देना है। अब वहीं पर ये देखिए दिया गया है सबसे अधिक, देखिए मुद्रा योजना के तहत ना सबसे अधिक जो लोन अभी तक बांटा गया है वो तमिलनाडु राज्य के द्वारा बांटा गया है। जो अभी तक 2015 से लेकर के किस राज्य द्वारा, तमिलनाडु राज्य द्वारा बांटा गया, इसमें लिखा होगा, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको। और जो आपका 2024-25 है उसमें सबसे अधिक जो लोन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया, उसमें राज्य जो सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। फिलहाल जो भी वित्त वर्ष बीता है उसमें प्रथम स्थान पर है वो उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर सबसे आगे। लगभग 68% मुद्रा लोन खाते महिला उद्यमियों हेतु स्वीकृत किए गए हैं। 50% मुद्रा ऋण लाभार्थी जिसमें SC ST OBC है। 50% जो किसको दिया गया है, SC ST OBC को दिया गया है, और 68% महिलाओं को दिया गया है। 11% खाता धारक जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय। चलिए अगला, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन 1.51 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर है। ये क्या है? 1.5 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर। अगस्त 2025 में आप जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में देश का रक्षा उत्पादन, इतना याद रख लीजिए, 1.51 लाख करोड़ रुपए। रक्षा उत्पादन का मतलब जैसे कृषि उत्पादन हो गया। कृषि उत्पादन क्या है? जो एग्रीकल्चर में जो फूड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ना, उनको एग्रीकल्चर उत्पादन कहा जाएगा, कृषि उत्पादन। ऐसी तरीके से डिफेंस में जो भारत के द्वारा तमाम प्रकार से हथियार बनाए जाते हैं ना, तमाम प्रकार के हथियार, और आपके जो है प्लेन जेट, फाइटर जेट, तमाम चीजें हैं, उनका प्रोडक्शन के बारे में ही बात किया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। यानी कि अब भारत से दूसरे देशों को ये सारे हथियार, जो रक्षा उपकरण है ना, वो निर्यात किए जा सकते। जब निर्यात किए जाएंगे तो भारत को एक अच्छी आमदनी होगी दूसरे देशों से। बस वही यहाँ पर लिखा है, इतना है। आप एक चीज यहाँ पर याद रख लीजिए बस, अभी तक का सबसे हाई प्रोडक्शन है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, फिस्कल, इसको फिस्कल कहा जाएगा, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स EFHI 2025। अब सबसे पहले सवाल बन ही जाता है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो आप बताएंगे नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में भली भांति जानते हैं। द्वारा भारत का पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये पहला है, फर्स्ट एडिशन, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 जारी किया गया, जो राज्य स्तरीय आर्थिक सशक्तिकरण का व्यापक मानचित्रण है। अभी इंडेक्स है, एक सूचकांक है जो बताएगा कि भारत में आर्थिक स्थिति के आधार पर राज्यों की
क्या स्थिति है, कौन सा राज्य आर्थिक स्थिरता को अधिक प्राप्त किया हुआ है, यानी कि वहाँ आर्थिक सशक्तिकरण अधिक हुआ है, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, किस राज्य की कम है, ये सब सारी चीजें यहाँ पर दी गई। इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन करना है। राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में इस सूचकांक से जाना जा सकता है। सतत एवं मजबूत आर्थिक विकास के लिए नीतिगत सुधारों को दिशा देना तथा राजकोषीय प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित करना। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 ये तो फर्स्ट एडिशन है, वित्त वर्ष 2023-24 के डाटा पर आधारित है। ये जो इंडेक्स आया है ना, इसका आधार वर्ष क्या है, तो ये आप कहेंगे 2022-23 के डाटा पर आधारित है। आया तो 25 में है, लेकिन जो डाटा लिया गया है 2022-23 का लिया गया है। इसमें 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया। कितने राज्यों को? 18 राज्यों को, और जो बड़े बड़े राज्यों को भी शामिल किया गया है, छोटे राज्यों को यहाँ छोड़ दिया गया होगा। बस यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर। देखिए 18 राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणी कौन कौन? अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल, ये है। इसमें सबसे प्रथम स्थान पर है ओडिशा है। ये याद रखना है कि पूछ सकता है ना कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है या शीर्ष पर राज्य कौन सा है, तो ओडिशा। ओडिशा का स्कोर 67.8 है। दूसरे पर छत्तीसगढ़ है। इसी तरीके से गोवा थर्ड पर है। इतना ही याद रखना। उत्तर प्रदेश का यह देख लेना है, ये 7वें स्थान पर है। किसवें स्थान पर? 7वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। इसका स्कोर कितना है? लगभग 46 पर। 46, ये याद रखिएगा, इसका स्कोर कितना? 46 है। सबसे अंतिम में देख लेते हैं कौन सा है। सबसे अंतिम में कौन सा है? पंजाब। पंजाब 18वें स्थान पर। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे क्या? उड़ीसा, उड़ीसा फर्स्ट पे है। सेकेंड पे क्या है आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सेकेंड पर। और 18वें यानी कि अंतिम पर, 18वें पर कौन सा है? पंजाब। पंजाब है। और पंजाब है। यूपी का स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान, 7वें नंबर पर है। लगभग 46 इसका स्कोर बना हुआ। फिजिकल फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये कब का है? 2025। अब जान लीजिए ये इंडेक्स अब हर साल जारी होगा। अभी तो पहली बार जारी हुआ है, अब हर बार ये इंडेक्स जारी होगा। अब अगले साल फिर आपको करंट पेज को पढ़ना है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, ठीक, ये किन आंकड़ों पर जारी किया गया? 2022-23 के डाटा पर आधारित है। बस इतना कर लीजिए, इससे बाहर नहीं। अब पैन 2.0 परियोजना ये क्या है? पच्चीस नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीए द्वारा आयकर विभाग की 2.0 परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। कब दिया गया? तो 25 नवंबर, ये याद रख लीजिए कब? 25 नवंबर 2025 को। अब वित्तीय भार यानी कि जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इस पे कितना खर्चा आएगा, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कितना है? तो 1435 करोड़ रुपए। यहाँ याद रख लीजिए कितना खर्चा है, तो 1435 करोड़, इसलिए हमने यहाँ पर हाईलाइट किया था। इस परियोजना की क्या मुख्य उद्देश्य है? कागजी कार्य को खत्म करना है, जो कागज के प्रयोग को खत्म करना या कम करना, और सभी पैन संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन। पैन का मतलब वही जो पैन कार्ड होता है, उसी के बारे में चर्चा हो। उसमें जो प्रोजेक्ट लाया गया है पैन कार्ड,
ठीक है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन। सुरक्षा, सुविधा, एकीकरण, तमाम सब सारी चीजें हैं। बस इतना याद रख लीजिए कि इसमें कितना करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ रहा है सरकार को, तो 14.35 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य क्या है? कागजी कार्य को खत्म करना और तमाम सब चीजें ऑनलाइन करना। अगला देखिए, आयुष्मान वय वंदना कार्ड। आयुष्मान वय वंदना कार्ड ये क्या है? 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के आधार पर, या धन्वंतरी जयंती मतलब यही होगा, हमारे हिसाब से धनतेरस जिस दिन रहता है उसे धन्वंतरी जयंती कहते हैं, क्योंकि धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है जिस समय धन्वंतरी जयंती होगा। 9वें आयुर्वेद दिवस को के अवसर पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ किया गया। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बस यहाँ ये जान लीजिए कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ या उद्घाटन कब किया गया, तो 29 अक्टूबर 2024 को किया गया। ये इम्पोर्टेंट, 29 अक्टूबर 2024 को। यहाँ पर ये चीजें हैं। ये 29 अक्टूबर। ये अब चलिए इसमें देखते हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य इन परियोजनाओं को देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और आयुर्वेद व आधुनिक चिकित्सा के बीच समन्वय से स्थापित करना। पहले क्या करना? स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करना, आयुर्वेद व आधुनिक चिकित्सा के बीच समन्वय स्थापित करना। प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया आयुष्मान वय वंदना कार्ड, आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था, के तहत प्रस्तुत किया गया। यह कार्ड 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय आर्थिक स्थिति के बावजूद मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करता है। आप सबसे पहले देखिए, यहाँ समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि एक दूसरी योजना के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, वो क्या है? वो यहाँ पर देख लीजिए, आयुष्मान वय वंदना कार्ड। ये तो अभी करंट वाली योजना होगी। इसके पहले इन्होंने दिया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। वही आयुष्मान भारत योजना जो आयुष्मान कार्ड जारी होता है, वही उसी की बात हो रही है। ये आयुष्मान जो योजना कब शुरू किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था, जिसको क्या कहा जाता है? भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पहले पूरा जान लीजिए। आयुष्मान आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, फिर पीएम जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, ये हो गया। ABPMJ, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना कब लॉन्च किया गया था? 23 सितंबर 2018। अब इस योजना में क्या था ना कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं ना, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए ही 5 लाख 5 लाख
स्वास्थ्य इलाज के लिए कवर किया गया था, यानी कि एक साल में उनको 5 लाख का इलाज मुफ्त दिया जाता था। ये हो गया। अब उसी योजना के तहत एक दूसरी उप योजना के रूप में लॉन्च कर दिया गया आयुष्मान वय वंदना कार्ड। इसमें क्या है, 70+ जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों को जिनकी आयु क्या है 70+, चाहे वो लोग किस कैटेगरी के हो, SC ST OBC जनरल EWS किसी के भी हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या आर्थिक रूप से मजबूत हो, यानी गरीब हो अमीर हो उससे मतलब नहीं है, सबके लिए कर दिया गया ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड। इनके लिए भी 5 लाख की इलाज की सुविधा दी गई है एक साल। यही है, बस दोनों में अंतर है और उसी की योजना है, आप कर सकते हैं। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का वरिष्ठ नागरिक 5 लाख रुपए का वार्षिक कवरेज प्राप्त करेगा, यानी 5 लाख रुपए तक इलाज करा सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, यह कार्ड 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय या आर्थिक स्थिति के बावजूद, अगर उनकी आय भी है, अगर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी है, तब भी मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा दिया जाएगा। अब ये आ गया भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, $700 बिलियन। अभी हम लोगों ने देखा कि मार्च 2025 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 697 पॉइंट कुछ था, यानी कि 698 बिलियन US डॉलर ये था, अभी हम लोगों ने देखा। अब देखिए ये $700 बिलियन को पार कर गया। कब पार कर गया, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 अक्टूबर 2025 को ये पार कर गया। ठीक 4 अक्टूबर 2025 को आंकड़ा जारी किया है, हालांकि इसमें ये नहीं दिया गया कब पार किया था, लेकिन जो उस समय आंकड़ा आया था वो जिसमें बताया गया कि $700 बिलियन को पार कर गया, वो कब आया था, 4 अक्टूबर 2025 को। ये RBI द्वारा आंकड़ा जारी किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार 27 सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 704.89 बिलियन US डॉलर रहा। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर से अधिक रहा। उल्लेखनीय कि विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में 700 बिलियन US डॉलर से अधिक के आंकड़े को पार करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ कंट्री है जिसने 700 बिलियन US डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया। भारत से पहले 3 देश है, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड, इन्हीं का है। चौथे नंबर पर है भारत, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगली योजना कौन सी, सुभद्रा योजना। 17 सितंबर, सुभद्रा कौन थी, सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना, ये किस सरकार की है, किस राज्य की, सुभद्रा, तो ये है उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। इसको भी लॉन्च किया उन्होंने, कब किया, 17 सितंबर। अब 17 सितंबर भैया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। पहले तो इस दिन क्या रहता है, विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा जयंती रहता है, और इसके अलावा इसी दिन रहता है मोदी का जन्मदिन भी, मोदी बर्थडे भी रहता है मोदी का, 17 सितंबर मनाते हैं। जिसके अंतर्गत ये उड़ीसा सुभद्रा योजना महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है, क्योंकि सुभद्रा क्या थी, भगवान कृष्ण की बहन थी, उन्हीं के नाम पर शुरू किया गया, महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना। पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे करके, इनमें से कौन सी योजना है जो महिला केंद्रित सबसे बड़ी है, तो ये बताएंगे।
जिसके अंदर 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक आयु तथा 60 वर्ष से कम आयु की सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों में 2024-25 से 2028-29 के मध्य में अवधि 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 50,000। यानी कि आप देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू किया गया है। और 5 साल में, 5 वर्ष में 50,000 दिए जाएंगे, उनको सहायता राशि दिया जाएगा 50,000। ठीक, अब देख लीजिए कई किस्तों में आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 समान किस्तों में। पहले 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए 2 किस्तों में भेजा जाएगा। डीबीटी सक्षम बैंक, यानी कोई भी हम लोग आधार सक्षम और डीबीटी सक्षम है। आधार का मतलब जो आधार कनेक्टेड जो खाता होगा, आधार लिंक खाता, उसको में ही भेजा जाएगा। धनराशि का स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन दिया जाएगा। अगस्त में जो पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब पड़ता है? 8 मार्च को। पर 5,000 रुपए की 2 किस्तों में दिया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इसको 60 पे चर्चा कर लेते हैं। याद क्या क्या चीजें रखनी है? देखिए, आराम से पढ़ने का फायदा भी रहता है, चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाती है। पहले ये क्या है? सुभद्रा योजना। ये कब उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया? पीएम मोदी के द्वारा। पीएम मोदी के द्वारा द्वारा 17 सितंबर 2024 2024 को लॉन्च किया गया। कहाँ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अब ये क्या है? योजना ऐसी है ना जिसमें महिलाओं को सहायता राशि दी जाएगी। अब सहायता राशि कितना दिया जाएगा? 50,000। कितना दिया जाएगा? 50,000 की सहायता राशि दिया जाएगा। अब कुल कितनी महिलाएं हो रही हैं? 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ प्लस महिलाएं हो रही। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को कितना कितना दिया जाएगा? 50,000 दिया जाएगा। अब इनको जो है हर वर्ष जो 50,000 दिया जाएगा, और कितने? 5 वर्ष में दिया जाएगा। कितने? 5 वर्ष में दिया जाएगा। इसका मतलब 1 साल 10 वर्ष, फिर दूसरे साल 10,000, ये 10,000 हो गया, ये भी 10,000 हो गया, फिर हो गया 10,000। इस तरीके से 5 साल 10,000 रुपए की कितनी किस्त हो गई? 5 किस्त हो गई। 5 किस्त हो गई। हर साल 10,000 दिए जाएंगे। अब देखिए, 1 साल में 2 बार दिया जाएगा। 5,000, फिर 5,000 दिया जाएगा। 1 साल में 5,000, फिर 5,000, 2 बार दिया जाएगा। एक तो दिया जाएगा रक्षाबंधन के दिन 5,000, जो कि अगस्त में पड़ता है। दूसरा दिया जाएगा महिला दिवस के दिन, जो कि 8 मार्च को पड़ता है। ये 2 दिया जाएगा। 2-2 किस्त में दिया जाएगा, 5 साल तक दिया जाएगा। टोटल किस्तें कितनी हो गई? 10 किस्तें। इस योजना का नाम देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया, जो भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अभी देखिए, 5 साल जो है ना, ये कब से कब तक दिया जाएगा? 5 साल तक दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है वर्ष 2024-25 से 28-29, 2024-25 से 2028-29 ये दिया जाएगा। 5 साल, इतना याद रखना है।
अब अगला है केंद्रीय बजट 2025-26। अब 2025-26 चलिए इस पर भी चर्चा शुरू ही कर देते हैं आज ही। बजट 2025-26। बजट ये जो पेश किया जाता है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। हालांकि राज्य में भी ऐसे बजट का प्रावधान है, क्योंकि केंद्रीय बजट पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो क्या है ये संघ सूची का, संघ सूची राज सूची नहीं कहेंगे, हालांकि ये दोनों में आता है, तो उसको यहाँ पर चर्चा करना ही आना आवश्यक है। ये कब पेश किया जाता है? फरवरी 1 फरवरी को पेश किया जाता है। पहले ये फरवरी का अंतिम दिन पेश किया जाता, 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था पहले। लेकिन 2017 और 18 से ये चेंज कर दिया गया, 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। कौन पेश करता है? जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में कौन सी है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इनके द्वारा पेश किया गया। अब जब इन्होंने बजट पेश किया ना, अब देखिए एक वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया जाता है, तो ये 2025-26 के लिए पेश किया गया। किसी भी बजट में 3 वर्षों के डाटा को बताया जाता है, 3 वर्षों की चर्चा की जाती है। अब 3 वर्ष देखिए कौन कौन से, जैसे एक तो चालू वर्ष रहेगा। देखिए जैसे 2025-26 है ना, तो 25-26 के लिए पेश किया जाएगा। ये कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2025 से रहेगा 31 मार्च 2026 तक का, ये रहेगा। इसको क्या कहा जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 कहा जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से 31 मई 2026 तक का ये पूरा रहेगा प्रावधान। अब बताया जाएगा कि इस वित्त वर्ष के दौरान सरकार की इनकम इतनी हुई है, सरकार के खर्चे इतने इतने हुए हैं, किस क्षेत्र से कितना पैसा आया है, किस क्षेत्र से कितना पैसा खर्च हो रहा है। यानी कि सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा लिखा जाता है, इसमें दिखाया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। संसद के जो दोनों सदन होते हैं ना, ज्वाइंट सेशन में पेश किया जाता है, एक साथ दोनों सदनों में पेश किया जाता है। हालांकि नाम दिया जाता है कि लोकसभा में बजट पेश किया जाता है, लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। अब यहाँ पर अभी हमने कहा कि 3 वर्ष की चर्चा होती है एक बजट में। 3 वर्ष, 3 वर्ष का मतलब 3 वित्तीय वर्ष, 3 वित्तीय वर्ष की बात होती है। 3 वित्तीय वर्ष। अब 3 वित्तीय वर्ष कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ दे देते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। तीन वित्त वर्ष 2025-26 हो गया। अब 2024-25 हो गया। इसी वर्ष 2023-24 हो गया। ये 3 साल हो गया, ये 3 साल के बारे में। ठीक, 2025-26
में जो अनुमान दिया जाएगा ना, उसको कहा जाता है बजट अनुमान। बजट अनुमान इसको बीई कहा जाता है शॉर्ट में, बजट एस्टिमेशन। और 2024-25 का है ना, ये जो पिछले साल जो बजट पेश किया गया था उसके बारे में जो दिया जाएगा उसको कहा जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेशन या एस्टीमेट। रिवाइज एस्टीमेट मतलब संशोधित, संशोधित अनुमान ये हो गया। और ये होगा एक्चुअल, ये हो जाता है एक्चुअल, एक्चुअल डाटा हो जाता है। ये वास्तविक आंकड़ा हो जाता है। ये 3 वर्ष का। अब मेन यही होता है, क्योंकि बजट यही होता है। इसको क्या कहा जाता है, चालू, ये सॉरी, ये हो जाएगा चालू वित्त वर्ष का। चालू वित्त वर्ष का इसका मतलब क्या है, चालू वित्त वर्ष जैसे 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया ना, तो तो किस में आ जाएगा, किस जो है फाइनेंस ईयर में आएगा, 1 फरवरी 2025, ये 2024-25 में आएगा। और ये पूर्वानुमान है, ये अनुमान है, अभी ये एक्चुअल आया नहीं। ये बताया जाता है कि चूंकि फरवरी में पेश किया था तो बताया जाता है कि जो अभी 1 अप्रैल 2024 शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2026 तक जो वित्त वर्ष जाएगा, उसके बारे में हमारी क्या क्या चीजें हैं, कितना हमारा पैसा आएगा, कितना खर्च होगा, तमाम सब बातें होती हैं। तो चलिए कुछ चीजें हम लोग चर्चा की, अब आगे देखते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है, बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं कर सकते हैं इसके। जब भी बजट पेश किया जाता है ना, कोई ना कोई शायरी, डायलॉग, लाइन ऐसे मार ही दिया जाता है किसी ना किसी का भी, साहित्यकार या किसी का भी। तो यहाँ पर भी देख लीजिए वो चीजें हैं कि इस वर्ष भी निर्मला सीतारमण ने जो कुछ पंक्तियाँ कही हैं, किसकी पंक्तियाँ कही हैं, क्या बोली हैं, कभी कभी वो सवाल पूछ लेता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर कवि, इतिहासकार, नाटककार है। तो देखिए तेलुगु कवि नाटककार श्री गुरुजादा अप्पा राव, इनका एक प्रसिद्ध कथन है, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है, ये जाना जाता है। इसको इन्होंने यहाँ पर कोट किया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 केंद्रीय बजट पेश किया। केंद्रीय बजट 2025-26 सबका विकास लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। लक्ष्य क्या रखा गया, सबका विकास और समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास। सबका विकास, समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास, ये लक्ष्य रखा गया है। व्यापक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। व्यापक सिद्धांत देखिए कितने हैं यहाँ पर, चा से लेकर का से लेकर के चा तक 6 व्यापक सिद्धांत का जो यहाँ पर उल्लेख किया है इन्होंने। अब इसमें से एक इम्पोर्टेंट है, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, इनकी ज्यादा बात की जाएगी। ये वर्ड जरूर याद रख लीजिएगा, जो कि व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया है, 6 व्यापक सिद्धांतों का, उसमें एक सिद्धांत क्या, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये इम्पोर्टेंट है। बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर किया गया। ठीक किस, जो बजट में विकास के लिए उपाय सुझाए गए हैं उसमें किन वर्गों को अधिक ध्यान में रखा गया है, तो ये 4 वर्ग हैं। 4 वर्ग आप इसको याद रख लीजिए। 4 वर्ग कौन कौन से हैं, पहला क्या है गरीब, फिर क्या है युवा, दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा क्या है, तीसरा अन्नदाता, अन्नदाता, और चौथा क्या है नारी। 4 लोग हैं। दस व्यापक क्षेत्रों तक फैले, 4 को याद रखिए, इतना इम्पोर्टेंट है। अब देख लीजिए इस योजना में ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं इधर वाला,
इस केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन है। अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो बहुत सारी चीजें सुधार करनी पड़ेंगी और सुधार की एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी। और उस लंबी यात्रा में भारत के लिए 4 वर्ग हैं जो इंजन का काम करेंगे। 4 इंजन कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। 4 इंजन कौन कौन से हैं? पहला है कृषि। कृषि 4 इंजन में पहला क्या है? कृषि। दूसरा क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, एमएसएमई। एमएसएमई इसका मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, ये कहा जाता है एमएसएमई। कृषि, एमएसएमई। तीसरा क्या है उनका? तीसरा है निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। और चौथा है निर्यात, एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया जाएगा। एक्सपोर्ट पर। ये 4 इंजन है। अब जो है इसी में आगे 4 इंजन की है ना डिटेल रूप में एक्सप्लेन किया गया है। एक अच्छे से एक एक करके बताया गया क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे।